हम लोग जो है शराबबंदी जो एक समाज को बड़ा दूषित कर रहा है और सारे सामाजिक, आर्थिक और सभी स्तरों पर समाज के इसने विघटन की ओर ले जा रहा है और मानसिकता बिगड़ रही है और नैतिकता का अभाव हो रहा है। इसका मूल कारण शराब है। इस नशे के बजाय वो हमारे जो मानव जीवन का असली धर्म है कि मोक्ष की प्राप्त करना है, अच्छे मार्ग में चलना, जैसा हमारे ऋषि मुनियों पुरातन सनातन धर्म में बताया गया है, उसके हिसाब से अगर वो चलें तो मैं समझता हूँ इस नशे से वो नशा ज़्यादा अच्छा है। गुजरात में महात्मा गांधी ने अपने ब्रिटिश हुकूमत में जब वो संघर्ष कर रहे थे तब उसी वक्त उन्होंने ये शराबबंदी की बात की थी, क्योंकि शराब का चलन इसके पहले मेरे देश में नहीं था। ये शराब का चलन अंग्रेजों ने शुरू किया। इस चुनाव में कम से कम ये राष्ट्रीय मुद्दा बने और हर प्रत्याशी जो भी किसी भी दल का हो वो इस मुद्दे को अपने एजेंडे में ले और शराबबंदी को पूर्ण भारत में पूर्णबंदी कराने का आश्वासन दे। मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमें आज प्रतीत होता है कि जिस तरीके से शराब बांटी जा रही है, घर घर तक पहुंचाई जा रही है, लोग हैं, हर मत को मानने वाले लोग हैं और सभी मतों में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, किसी भी धर्म में शराब अलाउ नहीं है। मोदी जी हमारे रामराज की बात करते हैं और उन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियों की जब बात आती है तो बेटियां तो तभी बचेंगी कि जब ये शराब बंद होगी। हम यदि शराबबंदी की बात ना कह करके और ये जो ठेके खोले जा रहे हैं ये ना खोले जाएं, इस पर बात करें तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। शराब बंद कैसे कर देंगे आप? जो हमारे सैनिक हैं और 0 डिग्री टेम्परेचर पर रहते हैं उनके लिए बहुत परम आवश्यक है। बंदूक सीमा पर फायर की जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम आपस में ही अगर एक दूसरे को मारने लगे तो उसको हम जायज नहीं कहेंगे। सरकार की पहले इकोनॉमी बिहार जैसे स्टेट में खड़ा हो गई है। सरकार जितना पैसा जो शराब माफियाओं के पास है उतना सरकार के पास भी नहीं है। पुलिस को दौड़ा के मार रहे हैं वो शराब बेचने वाले। आप कहाँ से आए हो? मैं लखनऊ से आया हूँ। मैं उत्तराखंड का प्रभारी हूँ शराबबंदी मोर्चा। आपका नाम? जैसी उप्रेती। तो किस पर्पस के लिए? एक्चुअली हम लोग जो है शराबबंदी जो एक समाज को बड़ा दूषित कर रहा है और सारे सामाजिक, आर्थिक और सभी स्तरों पर समाज के इसने विघटन की ओर ले जा रहा है और मानसिकता बिगड़ रही है और नैतिकता का अभाव हो रहा है। इसका मूल कारण शराब है और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है हमारे समाज के हैं वो शराब को एक एंजॉयमेंट के रूप में लेते हैं। तो और उसके अलावा जब उसका रिजल्ट है वो नहीं देख पाते हैं और भविष्य में जब उसका थोड़े दिनों बाद रिजल्ट उनके सामने आता है तो बड़ा ही विघटनकारी होता है और उनकी तब तक उनके स्वास्थ्य की क्षति हो गई होती है, उनके परिवार का विघटन हो गया होता है और उनके साथ तमाम समस्याएं खड़ी हो गई होती हैं। हमारा ये मंच जो बना हुआ है, हम लोग चाहते हैं शासन इस पर ध्यान दे और अपना ऐसे प्रयास उठाए कि जिससे कि हमारी पब्लिक में हमारी जनता जो है को इस बात का आभास हो कि कितनी बुरी चीज़ है और इसका सेवन ना करें। इसके लिए मेरा ख्याल से सबसे बड़ा यह है कि नैतिकता को आगे लाना होगा और सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि जनता को इसके बारे में जागरूक करें, इसके नुकसान के बारे में। और जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, बहुत छोटे स्तर पर हैं, प्राइमरी पाठशाला वगैरह, उनमें भी इस चीज़ का बताया जाए कि नशा सेवन से कितना नुकसान होता है। इस नशे के बजाय वो हमारे जो मानव जीवन का असली धर्म है कि मोक्ष की प्राप्त करना है, अच्छे मार्ग में चलना, जैसा हमारे ऋषि मुनियों पुरातन सनातन धर्म में बताया गया है, उसके हिसाब से अगर वो चलें तो मैं समझता हूँ इस नशे से वो नशा ज़्यादा अच्छा है। जो आध्यात्म का नशा है वो कई गुना बढ़ के भी होगा और उससे उनका चरित्र निर्माण भी होगा और वो बड़े अच्छे नागरिक के रूप में बनेंगे और इससे हमारे समाज में जब संसद वगैरह में बैठेंगे तो उनके निर्णय भी अच्छे होंगे, सब जगह पॉजिटिवनेस आएगी। तो मेरा मकसद यही है कि शासन इस तरफ ध्यान दे और इन चीज़ों का शुरू से ही, बचपन से ही लोगों को जो हमारे आने वाले भविष्य है उसके लिए अच्छा ज्ञान दें। आपका क्या कहना है? आपका नाम क्या हुआ? सुल्तान सिंह। कहाँ से आए हो आप? इटावा होम डिस्ट्रिक्ट। तो क्या कहना है आपका शराबबंदी पे? शराबबंदी के लिए तो हमारा क्या है, गुजरात में महात्मा गांधी ने अपने ब्रिटिश हुकूमत में जब वो संघर्ष कर रहे थे तब उसी वक्त उन्होंने ये शराबबंदी की बात की थी, क्योंकि शराब का चलन इसके पहले मेरे देश में नहीं था। ये शराब का चलन अंग्रेजों ने शुरू किया और तब से 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हो गया, 76 वर्ष हो गए, लेकिन ये बुराई निरंतर सरकारों ने बढ़ाई, क्योंकि सरकारें कहती हैं इससे राजस्व बहुत आता है, लेकिन राजस्व आता है उससे कई गुना समाज के लोगों का नुकसान हो रहा है। इसमें लोगों की तमाम हर तरह का नुकसान ही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रज्जन सिंह राजावत है, मैं इटावा से हूँ और जेपी यूथ ब्रिगेड का अध्यक्ष हूँ। और इस शराबबंदी के संयुक्त मोर्चा के जो तत्वाधान में जंतर मंतर पर आज 30 जनवरी को ये कार्यक्रम रखा गया है, इसका मकसद ये है कि जो 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में कम से कम ये राष्ट्रीय मुद्दा बने और हर प्रत्याशी जो भी किसी भी दल का हो वो इस मुद्दे को अपने एजेंडे में ले और शराबबंदी को पूर्ण भारत में पूर्णबंदी कराने का आश्वासन दे। और हम यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे देश के वासी हैं, नए मतदाता हैं, उन सभी से आग्रह और निवेदन है कि दल कोई भी हो, जाति कोई भी हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क ये पड़ता है कि जो व्यक्ति शराब का जो विरोध करे, जो पूर्ण शराबबंदी का आह्वान करे, भारत में शराबबंदी का जो समर्थन करे, हम ऐसे प्रत्याशी को चुनें और उसी को जिता करके आगे भेजें, जिससे कि जैसे मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन हमें आज प्रतीत होता है कि जिस तरीके से शराब बांटी जा रही है, घर घर तक पहुंचाई जा रही है, एक मिनट,
इसमें सबको शराब सबका विनाश हो रहा है। तो हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि सबका साथ सबका विकास हो, ना कि सबको शराब सबका विनाश हो। सर जब इलेक्शन होती है तो उसमें जो है शराब बांटा जाता है और उसके साथ चिकन भी बांटा जाता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? और हमारे देश के जितने भी MP MLA हैं उसमें से 90% तो लेते ही हैं शराब। हाँ, ये आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें ऐसा है कि 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो इस तरीके की शराब या मीट को स्वीकार करते हैं। 90% उनमें जैसे महिलाएं हैं, माताएं हैं, मातृशक्ति है, या हमारे जो छात्र हैं, युवा हैं 12-20 वर्ष तक के, ये लोग ऐसा नहीं करते। बाकी लगभग 50-60% वयस्क में भी शराब नहीं लेते हैं। वो कुछ दलाल टाइप के होते हैं, वो ले लेते हैं और उसके पीने के बाद वो फिर फोकस ज़्यादा करते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो सत्ताएँ हैं, जो प्रतिनिधि बनने की होड़ में है, वो शराब को कहीं ना कहीं माध्यम बनाते हैं, क्योंकि उन्हें सस्ती व्यवस्था चाहिए, उन्हें काम नहीं करना होता है। तो इस तरीके से शराब का उन्होंने प्रचलन करके कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को पीछे धकेलने का काम किया है। हम ये भी कहना चाहेंगे, जो इस समय वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी 4 जातियाँ हैं, उसमें से पहली है महिला शक्ति, दूसरी है किसान शक्ति, तीसरी है युवा शक्ति, चौथी है गरीब। तो हम उनसे निवेदन करके ये कहना चाहेंगे, क्या आप शराब के माध्यम से जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, क्या महिला सशक्तिकरण हो सकता है? क्या युवाओं का सशक्तिकरण हो सकता है शराब पिलाने से? क्या गरीब व्यक्ति जो खाने को दाना ना हो उसको शराब पिला के सशक्तिकरण हो सकता है? क्या हमारे जो यूथ है, जो देश का भविष्य है, उसको शराब पिला करके क्या हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है? आपकी ये 4 जातियां हैं, क्या शराब से इन 4 जातियों का भला हो सकता है? इस पर आपको चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करने के साथ साथ काम भी करना चाहिए इस विषय पर कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत की चिंता करते हुए, भारत का भविष्य को देखते हुए आप उनको चाहिए कि वो कम से कम भारत जैसे देश में, जो कि धर्म परायण देश है, हर तरीके के लोग हैं, हर मत को मानने वाले लोग हैं, और सभी मतों में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, किसी भी धर्म में शराब अलाउ नहीं है। हर धर्म में शराब को वर्जित माना गया है, और उसके बाद में भी अगर शराब है तो हमें लगता है वो सही नहीं है। सर एक बात और भी है कि जहाँ भी ड्राई स्टेट घोषित हो जाता है वहाँ पर अवैध रूप से शराब बिकती है। सरकारें नाकाम रही हैं शराब को रोकने में। नहीं, उसका कारण एक चीज़ है, एक चीज़ समझिए आप, अगर एक कमरे में कोई चीज़ है, जैसे मीठा रखा है, चींटियाँ लगी, आपने दूसरे कमरे उस समय सफाई कर दी, लेकिन दूसरे में भी मीठा रखा है, तो वो वहाँ से लेना शुरू कर देंगे। अभी जैसे बिहार में हुआ, और पिछली बार हरियाणा में भी हुआ था, लेकिन हरियाणा वाला फेल क्यों हुआ कि उसके आसपास जितने भी राज्य थे उन्होंने पूर्णबंदी नहीं की। तो हरियाणा में तो बंद हुई थी, लेकिन आसपास के राज्यों से शराब की सप्लाई अवैध रूप से होने लगी। कहीं ना कहीं शराबबंदी के बाद एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो जाती है। जैसे बिहार में ही देख लें, अब तो वहाँ पे मतलब होम डिलीवरी हो रही है शराब की। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो एक चीज़ समझिए, सरकारों का मुख्य काम, मुख्य एजेंडा जो होता है, वो सबसे पहले होता है जन कल्याण का। क्या हम पहले उनको समस्याएं दे करके, उनके घर बर्बाद करके, उनके घर में लाखों का नुकसान करके, और उनको 1000 रुपए का चंदा दे करके क्या हम अपनी गलत बात को सही सिद्ध कर सकते हैं क्या? तो इसी तरीके से शराब जो समाज और जो देश और जो पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, और उसके बाद में कहो कि उससे कुछ पैसा आ रहा है, उससे हम लोगों का भला कर रहे हैं, तो ये हमें लगता है तर्कसंगत नहीं है। श्याम सिंह तोमर इटावा से अंतर्राष्ट्रीय महामानव सेवा संघ चंबल घाटी इटावा उत्तर प्रदेश संचालन करता हूँ। और शराब जो है, मोदी जी हमारे राम राज्य की बात करते हैं, और उन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटियों की जब बात आती है तो बेटियां तो तभी बचेंगी कि जब ये शराब बंद होगी। शराब बंद नहीं होगी तो समस्या ये है कि आज शराब पी के आज 3 साल 5 साल 7 साल की बेटियों का वो उठा के ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, उन्हें फिर बाद में मार देते हैं। ये जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये घरेलू हिंसा भी हो रही है। और घर में शाम को शराब पी के आते हैं लोग और घरेलू हिंसा करते हैं। जो आज 3 साल 5 साल की कन्याओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो तो हमारे पुराणों में भी कहीं नहीं लिखे हैं कि किसी राक्षस ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने भी गलत काम नहीं किए इतने जितने आज हो रहे हैं। तो इसके लिए हर माँ बेटी परेशान है, एक नहीं सभी हर घर से परेशान है। तो इसलिए मोदी जी से यही है कि आप ये राम राज्य की बात कर रहे हैं, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपको शराबबंदी ही सबसे मुफीद रहेगी, शराबबंदी करेंगे। दूसरी बात एक है कि आप ये कहते हैं कि उसमें जो सांसद विधायक हैं वो गलत करते हैं। तो जैसे आप 26 जनवरी को या 15 अगस्त को जो सामाजिक लोग हैं उनको आप पद्म पुरस्कार या शील पुरस्कार देते हैं, तो इसी तरह से आप लोकसभा का टिकट ऐसे समाज सेवियों को दें जो समाज से जुड़े हों और धार्मिक रूप से जुड़े हुए हों, तो वो गलत काम न करेंगे और न करने देंगे। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि हमारा संसद भवन है एक तरह का एक सांस्कृतिक मंदिर है। जैसे हमारे राम मंदिर बना, तो वहाँ हमारे राम मंदिर में पूजा होगी, लेकिन ये संसद भवन बना है, इसमें हमारे देश के कानून बनेंगे। तो जब कानून बनेंगे तो कानून वही लोग बनाएंगे जो शुद्ध सही सलामत होंगे। और जो आपके गुंडे माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया जब उसमें संसद भवन में जाएंगे तो भैया कानून नहीं बनाएंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है सर, है। हाँ है। तो यही उनसे एक रिक्वेस्ट है उनसे कि आप यदि राम राज्य की बात कर रहे हैं और यदि आप
आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको पूरे देश में 500 लगभग 540 या 35 सांसद जाते हैं पूरे देश से, तो क्या आपको एक जिले में एक समाज सेवी नहीं मिल सकता है कि आप उसे टिकट दे के आप टिकट दे? जनता तो आपके साथ है ही, जनता आपके साथ 80% जनता आपके साथ है। अब रही बात जिम्मेदारी, जनता यहाँ तंग हो जाती है कि आप किसी भी गुंडे माफिया को टिकट दे देते हो और मजबूरी में उसे वोट देना पड़ता है। तो आप एक समाज सेवी को, धार्मिक व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं देते? ये हमारी मोदी जी से रिक्वेस्ट है। यदि आप राम राज्य की बात कर रहे हो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की यदि बात कर रहे हो तो आपको समाज सेवियों को और धार्मिक व्यक्ति के लोगों को ही टिकट सांसदी का टिकट देना चाहिए, तभी हमारे देश का कल्याण हो सकता है। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर सोम प्रताप गहलोत, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, मेरठ निवासी। शराबबंदी पे आपका कहना है? शराबबंदी पर हमारा कहना यह है कि शराबबंदी पर लोग बाग बहुत अच्छी नौटंकी कर रहे हैं। शराबबंदी और शराब के विरोध में नीति बनाना, ये दोनों अलग अलग काम है। शराब सरकार या कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि हम शराबबंदी चाह रहे हैं या शराब की जो नीति है, जगह जगह ठेके खोले जा रहे हैं, उसका हमें विरोध करना है। हम यदि शराबबंदी की बात ना कह करके और ये जो ठेके खोले जा रहे हैं ये ना खोले जाएं, इस पर बात करें तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। शराब बंद कैसे कर देंगे आप? जो हमारे सैनिक हैं और 0 डिग्री टेम्परेचर पर रहते हैं, उनके लिए बहुत परम आवश्यक है नहीं है? सर वो आप ही बता सकते हैं। नहीं है, नहीं है, हम ये पूछना चाहते हैं। इन लोगों से पूछिए आप कि जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर और जो आयरन की भट्टियां हैं, उन आयरन की भट्टियों पर जो लोग काम करते हैं, उनके लिए शराब बहुत ज़रूरी है। जो हमारे ये डॉक्टर लोग हैं, कितनी ही मेडिसिनों में शराब का प्रयोग किया जाता है, तो जब आप शराब बंद कर देंगे तो कैसे मेडिसिन बनेंगी? हम शराब के द्वारा जो नुकसान है उन्हें सब लोग जानते हैं, उसके ऊपर अंकित भी होता है, उसके बावजूद भी पीते हैं। लेकिन 95% आदमी या और भी इससे ज़्यादा होंगे, वो शराब नहीं पी सकते हैं। उन्हें चाहे शराब उनके पास ला करके रख दो। हमारे कई ऐसे साथी हैं कि जिनके पास शराब की पूरी सुविधा होती है, वो कभी शराब नहीं पीते। और सर कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पर जो है राइट टू चॉइस का भी बात आ जाता है कि ये मेरा चॉइस है, मतलब दूसरे को इससे क्या लेना देना, और इस पे जो है लोग हंगामा करने लगते हैं। हाँ, वो उसका कारण यही तो है कि उसकी तो आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता को हम रोक रहे हैं। भाई आप जो है, जिसकी जो जैसे भोजन है किसी की आवश्यकता, और उसे आप रोक देंगे तो वो संघर्ष तो करेगा ही। हाँ, उसे हम उसके हानि लाभ समझाएं, जब तक हम उसके लेकिन शराब के डब्बे पर तो सर लिखा हुआ होता है कि जानलेवा है। हाँ, और फिर भी पीते हैं। इसी प्रकार से बीड़ी सिगरेट है, इसी प्रकार से गुटखा है, इससे अनेकों बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों के संबंध में यदि हम समाज को करें और कहीं किसी एक निश्चित स्थान पर करें, किसी निश्चित स्थान पर हम करके दिखाएं। अब ये थोड़ी है कि हम जो है करते कहीं भी कुछ भी ना हो और वहाँ आकर के केवल यहाँ एक शो करके फोटो खिंचवा करके और हम अपने चले जाएं। इससे शराब का थोड़ी कुछ हो पाएगा। और ऐसे प्रत्याशी हम पिछले लगभग 20 वर्ष से मैं पर्चा एक बांट रहा हूँ, दूंगा आपको भी, कि जो प्रत्याशी शराब पीता हो, शराब पिलाता हो, रिश्वत देता हो, रिश्वत लेता हो, उसे वोट ना दें। एक शराबी थोड़ी है। यहाँ रिश्वत और भ्रष्टाचार का ये मोदी के अनुयायी लोग हैं कि जो रामराज ला रहा है, रामराज का तो उसके पास दूर दूर तक भी कोई काम नहीं है। मोदी के पास कोई भी ऐसी नीति नहीं है, या आप एक भी नीति बता दीजिए कि उसने देश के समाज के कल्याण के बारे में एक भी नीति बनाई हो। केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, हालांकि हम भी जो है उसके पहले वो रहे और कांग्रेस के हमेशा से विरोधी रहे, क्योंकि उसकी नीतियाँ थीं। जो कांग्रेस की नीतियाँ थीं, कांग्रेस की जो झूठन है, उसे ये बढ़िया तरीके से परोस रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ने बोला जो अभी शराब जरूरी है नहीं, हमारे सैनिकों के लिए। देखिए ऐसा है, आप वरिष्ठ हैं, आपका मत अपने हिसाब से है, लेकिन हम मानते हैं कि बंदूक सीमा पर फायर की जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम आपस में ही अगर एक दूसरे को मारने लगे तो उसको हम जायज़ नहीं कहेंगे। जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ अगर उपयोगिता अगर मेडिसिन के रूप में सरकार करती है तो वो एक अलग का विषय है। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी आपने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ, तो हम ये कहना चाहेंगे कि देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम कोई भी अच्छा काम, जन कल्याण का काम, किसी को न चुभने वाला, किसी को खराब न लगने वाला, समाज के हित में कोई भी कार्य है, देश हित में कोई भी कार्य है, उसको करने में हमें स्वतंत्रता है। लेकिन हमें किसी को गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। बोलने की स्वतंत्रता है, हम आपको प्रणाम कर सकते हैं कि भैया राम राम, भैया राधे राधे, प्रणाम कर सकते हैं, ये तो स्वतंत्रता है। लेकिन हम आपको गाली देने लगे, ये स्वच्छंदता नहीं है। तो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर है। उन्हें स्वतंत्रता तो है,
कुछ भी उनको खाने पीने की सारी चीज़ें, लेकिन इतनी स्वच्छंदता नहीं है, सर मैं एक बात इतनी स्वच्छंदता नहीं है कि आप ड्रिंक करके अपना एंजॉय करके दूसरों को परेशान करें, उनको गालियाँ दें, इस तरीके की नहीं होना चाहिए। हाँ, और क्या करें सर मैं ये कहना चाहूँगा जी। कि कहीं ना कहीं जो ड्राई स्टेट है उसमें सरकारें नाकाम रही हैं, जी। नाकाम रही है, ठीक है। वो पुलिस भी वहाँ मिल जाती है, प्रशासन भी मिल जाती है, एक चीज़ हम आपसे ही कहना चाहेंगे। और एक चीज़ और कि पैरेलल इकोनॉमी, सरकार की पैरेलल इकोनॉमी बिहार जैसे स्टेट में खड़ा हो गई है। सरकार जितना पैसा जो शराब माफियाओं के पास है उतना सरकार के पास भी नहीं है। पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं वो शराब बेचने वाले। नहीं, ऐसा है, इसमें ऐसा है। एक चीज़ समझिए, पहला जो क्वेश्चन आपने किया था उसको रिपीट करना थोड़ा सा। पहला जो क्वेश्चन किया था आपने, क्या किया था? सरकार की जो मतलब शराब माफियाओं की इकोनॉमी सरकार की पैरेलल हो गई है। नहीं, उसमें ऐसा है, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, ऐसा नहीं है। पहले हम देखते थे कि यूपी से मैं रहने वाला हूँ, पहले आए दिन दंगे होते थे, घरों में पत्थरबाजी होती थी, गाड़ियाँ फूंकी जाती थी, सरकारी संपत्ति फूंकी जाती थी। इसके लिए हम वर्तमान जो सरकार है योगी जी की, हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने माफियाओं को जड़ से समूल विनाश करने का जिस तरीके से संकल्प के साथ निश्चय किया है। अगर इस तरीके से वहाँ बिहार की सरकार अगर संकल्पित हो कि जो माफिया हैं, शराब माफिया हैं, गलत लोग हैं, उनको हम बिल्कुल दफना देंगे। और थर्ड क्वालिटी की शराब बिकने हाँ, तो ये चीज़ समझिए, लोग मर भी रहे हैं। नहीं अच्छा ऐसा है, थर्ड क्वालिटी हो हमारी समझ में तो कोई भी शराब हो वो थर्ड नहीं, वो तो हर तरीके की क्वालिटी से भी बदतर है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं तो उस समय हमारा एक कार्यक्रम इस कान में था जिसमें वहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री जी आए थे, नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने कहा था कि शराब बंद करने से शुरुआत में दिक्कत हुई, लेकिन उस पैसे से जिससे शराब खरीदते थे लोग, उससे अब क्या हुआ कि उन्होंने जैसे उसी पैसे को बचत होने लगा, गाड़ियाँ खरीदी तो उस पर हमें टैक्स मिला, टीवी खरीदी उस पर टैक्स मिला, जो भी उन्होंने पैसा बचा उससे जो सामान खरीदना शुरू किया उससे हमें टैक्स बचा, तो ये तो सरकार का इनकम हो गया। दूसरी बात, सबसे जो मुख्य बात होती है कि जन कल्याण की भावना, तो जो महिलाओं के मुंह पर मुस्कान देखने को मिली, ये सबसे बड़ी बात है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो इसलिए सिर्फ शराब से इनकम होती है, तो ऐसे तो फिर ये है कि आप एक तरीके से जैसे अभी किसी शहर पर बम गिरा दिया जाए और उसके बाद में वो सारी संपत्ति सरकार ले ले, तो ये तो अनैतिक काम हो गया ना। क्या फिर तो वो जो पहले जैसे सेठ साहूकार होते थे, तमाम तरीके से उनको लोग किसानों को गरीबों को ठगते थे, तो फिर उसको भी हम जायज़ कहेंगे? क्या सरकार भी वही काम करेगी गलत तरीके? ये जनता के लिए, जन कल्याण के लिए चुनी गई सरकारें होती हैं, तो सबसे पहले मुख्य इनका बिंदु होना चाहिए, मुख्य मकसद होना चाहिए जन कल्याण की भावना। इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस समय चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो मोदी जी हों, ये धार्मिक नेता हैं, तो कम से कम हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये आपके समय में इस तरीके का काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा काम होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम कहना चाहेंगे भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों से कि वो पूर्ण तरीके से अपने अपने राज्यों में और भारत में सरकार को पूर्ण बंद करें। इसी के लिए हम अब उनसे